हम्म तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तारीख हो गई 8 8 दिसंबर हो गया और हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। और ऑक्सीकरण अवस्था वाला टॉपिक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? ये हम पढ़ चुके हैं, इसके कुछ पॉइंट्स चल रहे थे। ठीक है। हम्म कौन से पॉइंट में थे हम लोग, बताना जरा। हम्म 5वें पॉइंट में। देखो, एक तो हम यहाँ थे, संक्रमण तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व अधिक होता है। ये बात तो सही है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ वो जो कंपाउंड बनाते हैं ना, वो ज्यादा स्थायी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का जो परमाणु आकार कम है और विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, आकार छोटा होने से और अधिक विद्युत ऋणता होने से क्या हुआ, ऐसा होने से जो इनके जैसे Cr2O7, यह है क्रोमियम का ऑक्सीजन के साथ यौगिक है। ठीक है। इसमें इस क्रोमियम की ऑक्सीजन अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 है ना। तो यह स्थायी है। तो क्रोमियम ये वाला जो यौगिक है, या तो फ्लोरीन के साथ बनाता है या सिर्फ क्लोरीन के साथ बनाता है, और किसी के साथ नहीं बनाता। ठीक है, +6 में यौगिक। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का आकार छोटा होने की वजह से ये जो कंपाउंड बन रहे हैं, इनमें बॉन्ड एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, मतलब बंध ऊर्जा काफी ज्यादा होती है, और इन यौगिकों की जालक ऊर्जा भी काफी ज्यादा होती है। इसलिए ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन संक्रमण धातुओं की अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था है, जैसे क्रोमियम में यहां पर हमने +6 ली है, इनको स्थायित्व प्रदान करते हैं। बात समझ में आई? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो बने हुए कंपाउंड हैं, उनमें बंध ऊर्जा और उनमें जालक ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए ये यौगिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन की छोटे आकार और अधिक विद्युत ऋणता के कारण। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, संक्रमण धातु आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही बनाते हैं। ठीक है ना। और जब कम ऑक्सीकरण अवस्था हो, ये देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कम ऑक्सीकरण अवस्था हो तो वह आयनिक यौगिक बनता है, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ इनके बंधों में सहसंयोजक गुण भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो अब मैं ये बताता हूं आप लोगों को। हम्म यहां से ये कह रहे हैं कि जो संक्रमण धातु है, पहली बात तो वो कौन कौन से यौगिक बना रहे हैं, आयनिक और सह संयोजक दोनों बना रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, जैसे एस ब्लॉक में धातु कौन सा आता है, जैसे सोडियम है। अब सोडियम कभी भी सहसंयोजक बंध नहीं बनाता, तो एस ब्लॉक के जो धातु हैं वो सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाते, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है कि डी ब्लॉक के जो धातु हैं वो आयनिक और सहसंयोजक यौगिक दोनों ही बनाते हैं। अब सवाल ये है कि आयनिक तो ये बनाएंगे क्योंकि धातु है, तो ऋणायन के साथ इनका जो बंध बनेगा वो आयनिक ही बनेगा, ये सहसंयोजक बंध कैसे बना पा रहे हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक था, फायान के नियम। किसी को ध्यान है क्या? ये बताओ, नहीं फायान का सर। नियम ध्यान है क्या किसी को? मोनिका बोलो। सर फाजान्स का नियम। इंदु तुम बोल रही हो क्या कुछ? सर जो फाजान्स का नियम है चैप्टर में, वो वाला। ये नियम आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण को समझाता है। ठीक है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण धन आयन और ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन अभिक्रियाओं को खींचकर उसे विपरीत कर देता है, जिससे बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों के मध्य आ जाते हैं।
ठीक है, अब देखो भाई, मैं एक बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तुमने बिल्कुल सही बताया है और वही मैं अब समझाने जा रहा हूं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, और क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक बंध होता है आयनिक बंध, जो हम कई बार बात कर चुके हैं। धनायन और ऋणायन के मध्य स्थिर विद्युत की आकर्षण बल मात्र होता है और इसके अलावा कुछ ही नहीं होता। एक होता है सहसंयोजक बंध। ये क्या होता है? दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर इन दोनों परमाणुओं के बीच में, इनके नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व है। ये देखो, दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसका मतलब सहसंयोजक और आयनिक बंध का जो मूल अंतर है वो ये है कि सहसंयोजक बंध में बंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और आयनिक बंध में नहीं होते। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट सुनो। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी बंध पूरी तरह से आयनिक नहीं होता और पूरी तरह से सहसंयोजक भी नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई भी आयनिक बंध है वो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ सहसंयोजक बंध के गुण जरूर होते हैं। और कोई भी जो सहसंयोजक बंध है वो पूरी तरह से शुद्ध यानी कि 100% सहसंयोजक बंध नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ आयनिक बंध के गुण होते हैं। और वो फायान ने ये समझाया था कि कैसे किसी आयनिक बंध में सहसंयोजक बंध के गुण आ जाते हैं। तो देखो, इन्होंने ये कहा है कि संक्रमण धातुओं की जो कम ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें तो कौन से गुण होते हैं? उसमें गुण होते हैं आयनिक, है ना। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है, मान लेते हैं पहले +2 थी, अब +3 हुई, +4 हुई, +5 हुई, +6 हुई, +7, अधिकतम मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो जो अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके ज्यादातर यौगिक क्या है? सहसंयोजक हैं। वो क्यों है? फायन के नियम के अनुसार। फायन का नियम ये बताता है कि किसी आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण कब आते हैं, उसकी 2-3 शर्तें हैं। पहली अच्छा, कब आते हैं वो मैं वैसे बता देता हूं, शर्तें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फायान ये कहता है कि धनायन जिसका आकार छोटा होता है, ऋणायन जिसका आकार बड़ा होता है। ये देखो भाई, दोनों में बंध बनाया हुआ है अभी, है ना। अब क्या होगा? धनायन अपने छोटे आकार की वजह से ऋणायन को ध्रुवित कर देगा। ध्रुवित कर देगा मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो चारों तरफ फैली हुई है, इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी सतह पर चारों तरफ फैला हुआ है, उसको अपनी तरफ खींच लेगा। स्थिति कैसी हो जाएगी? देखो, कुछ देर बाद में, बंध बनने के बाद में स्थिति ऐसी हो जाएगी, मतलब इस धनायन ने ऋणायन को ध्रुवित कर दिया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया। ये देखो, इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ खींच लिया। इधर पीछे की तरफ कम है, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो इसे कहते हैं कि धनायन ने ऋणायन को क्या कर दिया? ध्रुवित ध्रुवित कर दिया। ठीक है, अब ये जो ध्रुवण की स्थिति है, देखो इस ध्रुवण की स्थिति, ये स्थिति कैसी हो गई? ये स्थिति हो गई ऐसी, मतलब यहां पर दो नाभिकों के बीच में ये देख लो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया। तो यही तो सहसंयोजक बंध होता है, जब दो नाभिकों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। तो इसलिए जब किसी आयनिक बंध बनाने वाले धनायन द्वारा किसी ऋणायन का ध्रुवण हो जाता है तो उस आयनिक बंध में सहसंयोजक बंध के गुण आ जाते हैं। ये बताया है फायान ने। अब फायान ने यह भी बताया है कि ये ध्रुवण कब कब होता है, कब कब होता है। तो बताओ भाई, ये कब कब होना चाहिए? एक तो ऋणायन का जो आकार है ना वो बड़ा होना चाहिए। ऋणायन का आकार बड़ा होगा तो वो आसानी से ध्रुवित हो जाएगा। ठीक है, और धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। धनायन का आकार जितना छोटा होगा तो धनावेश का जो घनत्व है उसकी सतह पर उतना ही ज्यादा होगा और वो ऋणायन को उतनी ही आसानी से ध्रुवण कर देगा। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या है? धनायन पर आवेश अधिक होना चाहिए। धनायन पर जितना ज्यादा आवेश होता जाएगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये जो दूसरा लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने बताया है, धनायन पर आवेश के अधिक होने से उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ जाती है, ये यहाँ पर काम आ रहा है। देखो मेरा कर्सर कहाँ पर है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 से +4 +5 +6 की तरफ जैसे जैसे जाएंगे आवेश बढ़ रहा है।
धातु आयन का आवेश बढ़ रहा है तो उसकी ध्रुवण क्षमता बताना जरा क्या होगी, बोलो। घटेगी। हाँ, आयन की बढ़ेगी, धन आयन की ध्रुवण क्षमता भी बढ़ती जाएगी, वो ऋण आयन का अधिक ध्रुवण कर देगा, अधिक ध्रुवण कर देगा, तो आयनिक बंध में सहसंयोजक बंध के गुण आ जाएंगे। इसीलिए ये जो कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले संक्रमण तत्व हैं ये बनाते हैं आयनिक यौगिक, लेकिन अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो संक्रमण धातु हैं, है ना, जैसे क्रोमियम +6 में तो बनाता है सहसंयोजक यौगिक और +2 में बनाता है आयनिक यौगिक। तो ये जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऐसे जो धातु होते हैं जो जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है किसी यौगिक में, उसी यौगिक में सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं। इसलिए कहते हैं कि संक्रमण धातु के आयन या संक्रमण धातु आयनिक और सहसंयोजक यौगिक दोनों बनाते हैं, क्योंकि इनके अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिकों में फायन के नियम के अनुसार आवेश ज्यादा होने की वजह से सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है और ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, तुम लोग इसको बाद में भी देख सकते हो यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं हमारी बुक में, और ये आ गई हमारी बुक। ठीक है, अब इसमें अगला देखो, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगला देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये मैं यही बताऊंगा। ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने से इनके यौगिकों की अम्लता और क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, अब ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड आयनिक और क्षारीय होते हैं, ये देख लो भाई। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक, ये याद रखना, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के जो ऑक्साइड है वो आयनिक तथा क्षारीय होते हैं, लेकिन अधिक ऑक्सीकरण अवस्था के जो यौगिक होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ये देखो, ये अम्लीय है, ये छोटी ऑक्सीकरण अवस्था का है +2 का, ये क्षारीय है, ये +3 वाला क्या हो गया, उभयधर्मी हो गया। उभयधर्मी यानी कि बताऊंगा इसका भी मतलब बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कोई भी धातु का जो ऑक्साइड होता है, ये लो भाई, हम बात करते हैं किसी भी धातु का ऑक्साइड। देखो हम साथ साथ में पूरा क्लास 11 का मैटर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, है ना, ये सारी हमारी 12वीं की किताब में नहीं है। धातु का ऑक्साइड अम्लीय कब होता है और क्षारीय कब होता है, ये मैं बता रहा हूं, सुन लो। हमारे पास 2 ऑक्साइड है, देखना जरा, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है सोडियम का ऑक्साइड। अब ये है अम्लीय, CO2 अम्लीय है और ये क्षारीय ऑक्साइड है। तो कैसे होता है सुन लो। इसके पहले एक पॉइंट मैं बता देता हूं कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि जो ऑक्साइड, जैसे मान लेते हैं ये अधातु का ऑक्साइड है, कार्बन तो अधातु है ना, इसका ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो अधातुओं का जो ऑक्साइड है इसकी क्रिया वाटर से करवाओगे तो बनेगा अम्ल, H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल बन गया। तो ये पानी से रिएक्शन करने से बना अम्ल, इसलिए ये ऑक्साइड हो गया अम्लीय। तो ये हो गया अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, अब ये धातु का ऑक्साइड है, ये क्षारीय कैसे हुआ, क्योंकि इसने किया पानी से क्रिया और बनाया क्या, क्षार। NaOH तो क्षार होता है, बेस होता है, सबको पता है ना, इसलिए यह हो गया क्षारीय। अब समझ में आ गया, जो ऑक्साइड पानी से क्रिया करके बना दे अम्ल वो अम्लीय, और ऐसे कौन से होते हैं, धातु के ऑक्साइड। जो ऑक्साइड पानी से क्रिया करके बना दे क्षार वो होता है क्षारीय। ऐसे कौन से होते हैं, धातु के ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि संक्रमण धातु, इस पॉइंट के हिसाब से, सोडियम वाले पॉइंट के हिसाब से, तो संक्रमण तत्व भी क्या है, धातु है, तो उनके ऑक्साइड क्या होने चाहिए, क्षारीय। लेकिन होते भी है क्षारीय, लेकिन इनके अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो हो जाते हैं अम्लीय। क्यों, सुनो क्यों, क्योंकि जो अधिकतम जो ऑक्साइड ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं, जैसे Mn2
Mn का ये लो भाई, है ना, ये लो KMnO4 में यही तो होता है आयन, KMnO4 में पोटेशियम तो धनायन होता है, MnO4 माइनस एनायन होता है। इसमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था है +7। तो अब +7 होने की वजह से ये जो ऑक्साइड है, या इसका यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। तो हमारी बुक में कौन सा दिया हुआ है, Mn2O7। चलो ये ले लेते हैं Mn2O7। इसको अम्लीय बताया हुआ है, +7 इसमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था है। क्यों अम्लीय बताया हुआ है, इसका कारण हम पिछले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होने की वजह से यह हो गया सहसंयोजक। इसमें गुण आ गए कौन से, सहसंयोजक। और सहसंयोजक जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। सुन लो, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड यह एक सहसंयोजक अणु है। सोडियम ऑक्साइड यह आयनिक ऑक्साइड है। तो जो आयनिक ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है धातु का, और जो सहसंयोजक ऑक्साइड है वो अम्लीय होता है। तो इसलिए अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड सहसंयोजक गुण होने की वजह से अम्लीय होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और अब हम चलते हैं वापस हमारे चैप्टर में। ये देखो क्रोमियम और मैंगनीज, इनके +6 ऑक्सीकरण अवस्था के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय हैं, और ये भी अम्लीय है। ठीक है, और उभयधर्मी वो होते हैं, उभयधर्मी वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। उन ऑक्साइडों को उभयधर्मी कहते हैं। बात समझ में आई? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हों उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। तो ये पॉइंट हमारा हुआ पूरा। अगला ये हम डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में कि कुछ संक्रमण तत्व ऐसे भी होते हैं जो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक बनाते हैं। हाँ बनाते हैं भाई, हमने ये देखा है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है निकिल की। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल जो लिगेंड है उसके ऊपर 0 आवेश है, तो उसके ऊपर 0 आवेश है तो निकिल का भी 0 आवेश ही होगा, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर के टोटल आवेश हो रहा है 0। ठीक है, तो इसलिए निकिल का जो आवेश है वो हो गया 0, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई 0। तो इस तरह से आप लोगों को सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, यदि कार्बोनिल लिगेंड के साथ कोई यौगिक बना हुआ है, सहसंयोजक संकुल कोई भी कार्बोनिल लिगेंड के साथ में, तो वह उसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 ही होगी। देख लो निकिल, और निकिल का कार्बोनिल के साथ FeCO5, और ये CO6 कोबाल्ट का हेक्सा कार्बोनिल, इनमें निकिल, आयरन और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। ठीक है, अब चलते हैं अगला गुण। बोलना जरा कौन सा है, बोलो। उत्प्रेरकीय गुण। यस, उत्प्रेरकीय गुण। देखो भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट गुण है ये। कैसे? क्योंकि संक्रमण धातुओं के यौगिक या बहुत सारे संक्रमण धातु भी या उनके मिश्र धातु किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। अच्छा, उत्प्रेरक तो जानते ही हो, जो रिएक्शन की गति बढ़ा देते हैं, रिएक्शन को आसानी से करवा देते हैं, और उनमें खुद में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, उनको कहते हैं उत्प्रेरक, है ना, है ना। तो ये है। तो इस तरह से अब ये तो बात सही है कि ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो कारण हमें पता होना चाहिए। वो कारण ये है कि इनमें आंशिक भरे N-1D कक्षक होते हैं। हाँ बात सही है भाई, ज्यादातर में आंशिक भरे ही होते हैं। पूर्ण भरा तो एक तो कॉपर में होता है और एक होता है जिंक में, इनमें ही होता है पूर्ण भरा, तो बाकी सब में आंशिक भरा ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये आंशिक भरे D कक्षकों की वजह से ये उत्प्रेरक का गुण रखते हैं। ठीक है, अच्छा, आंशिक D कक्षक होने से भी क्या हुआ, ये होने से ये हुआ कि ये जो अपने रिक्त कक्षक हैं उनका उपयोग करके जो क्रिया कारक होते हैं उनसे रिएक्शन करके मध्यवर्ती यौगिक बना लेते हैं। ये देखो, अपने आंशिक भरे D कक्षकों का उपयोग करके क्रिया कारक से रिएक्शन करके मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बना लेते हैं, और वो मध्यवर्ती टूट करके किसमें बदल जाता है, उत्पाद में, और उत्प्रेरक ऐसे की ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है, अब
उत्प्रेरक, अच्छा कुछ तो इस तरह से रिएक्शन करते हैं क्रिया कारकों से, और कुछ धातु क्या करते हैं, क्रिया कारकों को रिएक्शन करने के लिए अपनी सतह प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि आओ मेरे पास सतह है, यहाँ आओ मिलो, रिएक्शन करो और उत्पाद बनाओ। ठीक है ना। ये कब होता है, जब क्रिया कारक गैसीय अवस्था के हों, गैसीय अवस्था के हो, तब वो किसी धातु की सतह पर अवशोषित होकर रिएक्शन करते हैं, अधिशोषित होकर रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अधिशोषण और अवशोषण दोनों का मतलब अलग अलग है, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, तो यह देखो सतह उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, अभिकर्मकों के मध्य अभिक्रिया होनी है वो हो जाती है, और उत्प्रेरक उन्हें अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह से धातु दो तरह से उत्प्रेरक का काम करता है। एक तो क्रिया कारक से अभिक्रिया करके अपने डीकक्षकों का उपयोग करके क्या करता है, मध्यवर्ती बना लेता है, वो फिर उत्पाद में बदल जाता है। दूसरे धातु कौन से होते हैं, जो अपनी सतह प्रदान कराते हैं कि मेरी सतह पे आओ, अधिशोषित हो जाओ, रिएक्शन कर लो और उत्पाद बना दो। ठीक है, अब हम कुछ अभिक्रियाओं के ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनमें संक्रमण धातु उत्प्रेरक का काम करता है। ये देखो भाई, वनस्पति घी, जिसको डालडा बोलते हैं, डालडा आता है ना, डालडा, हम मार्केट में जाओ डालडा घी मिलता है। ठीक है, डालडा तो प्रोडक्ट का नाम है, बोलते हैं उसको वनस्पति घी है। ठीक है, तो वनस्पति घी को, वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाने में काम में लेते हैं। वनस्पति तेल असंतृप्त होते हैं। वनस्पति तेल कौन से होते हैं, जो हम ये खाते हैं, सोयाबीन का ले लिया, सूरजमुखी का ले लिया, ये सारे क्या हैं, असंतृप्त वनस्पति तेल हैं। यदि हम इनका निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करा देंगे, हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पे ऐड करा देंगे, तो ये संतृप्त यौगिक में बदल जाएंगे, और इनको बोलते हैं वनस्पति घी। ठीक है, तो निकेल यहाँ पर संक्रमण धातु उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अमोनिया बनाने की हेबर विधि है भाई, बड़ी फेमस है ये, है ना। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर के अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पर आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसी तरह से पॉलीथीन, जो बहुलक पॉलीथीन बैन जिसको हम बोलते हैं ना, पॉलीथीन यूज मत लो, वो वाली पॉलीथीन बनाने के लिए टाइटेनियम क्लोराइड यानी कि टाइटेनियम का यौगिक उत्प्रेरक का काम करता है। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड HNO3, सुना है ना इसका नाम, इसका नाम क्या है भाई HNO3 का, जोर से बोलना जरा। बोलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज ही नहीं जा रही वो लगता है। नहीं पता। हाँ नहीं पता, ठीक है ठीक है, ओके। तो ये HNO3 नहीं पता है ना, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है बताना जरा। नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 क्या होता है, बोल दो अब। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl क्या होता है बता दो जरा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यस, तो ये 3 अम्ल होते हैं जो हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने में सबसे ज्यादा यूज लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो HNO3 बनाने की जो विधि है उसका नाम है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि में 2-3 स्टेप होती है, उनमें से एक स्टेप में अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। उस स्टेप में प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण थे जिनमें संक्रमण धातु या उनके यौगिक या मिश्र धातु उत्प्रेरक का काम कर रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो रंग भी दिखाते हैं। हाँ दिखाते हैं भाई, इनके जो विलयन होते हैं ना वो रंगीन होते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी शर्त क्या है, शर्त तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में। क्या शर्त है, डी ट्रांजिशन होना चाहिए। डी ट्रांजिशन कब होगा, जब डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होंगे। यदि वो पूर्ण भरे होंगे तो भी नहीं होगा, यदि वो 0 इलेक्ट्रॉन है, डी 0 विन्यास है तो भी नहीं होगा। ये देखो, जिनमें अपूर्ण डी कक्षक होते हैं उनके विलयन रंगीन होते हैं।
ठीक है। और आंशिक भरे डी कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का डी उपकोष में T2G से EG संक्रमण दृश्य प्रकाश क्षेत्र की ऊर्जा के अवशोषण के कारण संभव हो पाता है। यानी कि जो DD संक्रमण हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था वही जिम्मेदार है इसका T2G से EG में संक्रमण होने के लिए, या EG से T2G, E से T2, ठीक है। तो ये जो DD संक्रमण है ना, ये इसका जिम्मेदार होता है। अच्छा ये बताओ मुझे, स्कैंडियम 3+, इसमें DD संक्रमण संभव है क्या, बताना जरा, जल्दी से बोलते जाओ। नहीं। नहीं, क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, बता भी दो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D0, डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी संक्रमण कहां से होगा। कॉपर प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D10, तो ये कहां से रंग दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। DD संक्रमण होने के लिए अपूर्ण डी कक्षक होने चाहिए, यह तो पूर्ण है, ठीक है। इसी तरह से टाइटेनियम 4+, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D0, कोई रंग नहीं दिखाएगा। इसी तरह से Zn2+, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D10, DD संक्रमण संभव नहीं है, कोई रंग नहीं दिखाएगा। तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0, D0 या D10 हो तो कलर नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, क्योंकि DD संक्रमण संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात भी है। अलग बात यह है, वेनेडियम का +5, वेनेडियम का +5, क्रोमियम का +6 और मैंगनीज का +7, ये जो हैं इन सब में, सुन लो, लिख लो, कहीं लिखते चलो, इन सब में डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये रंगीन है। क्या है ये, बताना जरा, रंगीन। रंगीन। ये कैसे हुआ भाई, इनमें तो D0 है, तो DD संक्रमण तो इनमें संभव नहीं है। तो DD संक्रमण संभव नहीं है तो फिर इसमें रंग कहां से आ रहा है, तो इसमें एक दूसरा संक्रमण हो रहा है, DD संक्रमण तो नहीं हो रहा। इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होने की वजह से इनमें आवेश स्थानांतरण संभव है। लिख लो, तुम्हारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, आवेश स्थानांतरण, ठीक है, आवेश स्थानांतरण हो रहा है। आवेश स्थानांतरण होने की वजह से यह रंग दिखाते हैं, इनके यौगिक रंगीन होते हैं, ठीक है। तो DD संक्रमण इनमें नहीं होता, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर रंग का उत्तर आएगा, इनमें आवेश स्थानांतरण होता है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की वजह से। अब ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ी चुके हैं कि जो रंग सफेद प्रकाश का जो रंग अवशोषित होता है, ठीक है, उसका पूरक रंग दिखाई देता है। जो दृश्य प्रकाश होता है उसका, जो अवशोषित होता है उसका पूरक रंग दिखाई देता है। इसके लिए मैं एक तुम लोगों को व्हील बता रहा हूं, व्हील यानी पहिया, ठीक है। ये देखो भाई, ये है वॉयलेट, ये है ब्लू, ये है ग्रीन ब्लू, और ये है येलो, ये है ऑरेंज, और ये है रेड। इसको बोलते हैं मुंसेल कलर व्हील, है ना। इसका नाम छोड़ो, इसको कलर व्हील याद रखना कि ये रंग का चक्र है, एक कलर व्हील है ये, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये जो आमने सामने के रंग हैं ये आपस में पूरक रंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यदि लाल रंग अवशोषित हुआ, यदि लाल रंग अवशोषित हुआ तो संक्रमण धातु का यौगिक कैसा दिखेगा, ग्रीन ब्लू, नीला हरा, हरा नीला, हरा नीला, ठीक है। और यदि हरा नीला अवशोषित हुआ तो कैसा दिखेगा, लाल। बात समझ में आ गई। विपरीत जो रंग हैं वो एक दूसरे के पूरक रंग हैं। यदि ब्लू रंग अवशोषित हुआ तो कैसा दिखेगा, ऑरेंज, और यदि ऑरेंज अवशोषित हुआ तो कैसा दिखेगा, ब्लू। बात समझ में आ गई। इसलिए ये साइकिल याद रखना, फिर किसी का रंग याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पूरक रंग हमें पता होना चाहिए। तो ये था हमारा रंग। अब भाई आगे बता दो जरा, अब आगे क्या है बोलो, चुंबकीय गुण है क्या, बता भी दो। हाँ सर।
Yes, sir. ओके 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 ओके, तो हम आ गए चुंबकीय गुणों पर। ठीक है, अब चुंबकीय गुण तो तुम लोगों को पता ही है ना। हम लोगों ने पिछले में भी बात किया था, पिछले चैप्टर में, कि स्पिन ओनली फॉर्मूला से चुंबकीय आघूर्ण हम लोगों ने निकाला था। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जो इनके चुंबकीय गुण होते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ये देखो, हर जगह एक ही स्टोरी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हो गया, डी कक्षक अपूर्ण होने की वजह से ये हो गया। देखो 10 में से 8 प्रश्नों के उत्तर तो यही आ रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक पूर्ण, डी कक्षक अपूर्ण, सारी कहानी इन्हीं की है। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि ये चुंबकीय गुण दिखाते हैं। ठीक है, अब चुंबकीय गुणों की जो उत्पत्ति है उसके मूल कारण क्या है वो मैं बता देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति दिखाता है। जैसे पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी दो तरह की गति दिखाती है, एक तो खुद की अक्ष पे भी घूमती है और एक सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन खुद की अक्ष में भी घूम रहा है और ऑर्बिटल में भी घूम रहा है, दोनों है। तो एक तो है उसकी कक्षीय गति और एक है उसकी कौन सी गति, बताना जरा? चक्रण गति। चक्रण गति, चक्रण गति, यस। तो अब हम आ गए हमारी बुक में। ठीक है, ये लो भाई, हम आ गए हमारी बुक में। गुड गुड। तो ये देखो, ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति, और एक है चक्रण गति। ठीक है, इन दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको जोड़ने से मिलता है कुल चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ये देखो, कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है, इन दोनों का योग होता है। इन दोनों गतियों की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका योग होता है कुल चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, अब चक्रण गति की वजह से, अच्छा, चक्रण गति की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको बोलते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, बहुत सिंपल है। और कक्षीय गति की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। म्यू एल होता है कक्षीय गति वाला, और म्यू एस, एस यानी स्पिन, बस ये याद रखना, स्पिन यानी चक्रण। तो ये होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, और इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाता है धातु का कुल चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, जिसको हम दिखाते हैं बोर मैग्नेटोन यानी कि बीएम से, और एक बीएम की वैल्यू ये होती है। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं करना, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ही ध्यान दे लेना कि चुंबकीय आघूर्ण धातुओं का उसकी इकाई क्या है, बीएम यानी कि बोर मैग्नेटोन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो संक्रमण धातु है ना, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? जो 3D जो धातु हैं इनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि जो 3D इलेक्ट्रॉन है, 3D इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। ओके, वहां वापस आ गए हम। तो जो 3D इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3D जो कक्षक होते हैं वो फैले हुए होते हैं। देखो, बिल्कुल 4s के करीब होते हैं, फैले हुए होते हैं डी कक्षक। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो लिगेंड आते हैं वो इन इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव डालते हैं, 3D इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव डालते हैं। उससे क्या हुआ, इनकी जो कक्षकीय गति का जो चुंबकीय आघूर्ण है, सुन लो भाई, कक्षकीय गति वाला चुंबकीय आघूर्ण है जिसको यहाँ पर म्यू एल कहा गया है, वो 0 हो जाता है, वो शून्य हो जाता है कक्षकीय गति वाला। ठीक है, और अब जब कक्षकीय गति वाला शून्य हो गया तो फिर बता दो अब क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा, कौन सा, स्पिन वाला। तो इसका मतलब अब जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो किसके बराबर हो गया, चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है उसके बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अब जो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो फॉर्मूला है, म्यू बराबर क्या है, म्यू एस की वैल्यू क्या है, स्पिन वाले की वैल्यू में यहाँ लिख रहा हूं, तुम लोगों को पता है n ब्रैकेट में n+2। यह जो फॉर्मूला है, सुन लो, इस फॉर्मूले को बोलते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला।
और हिंदी में क्या बोलते हैं? बुक में पढ़ना जरा, बोलो। इसको बोलते हैं इंग्लिश में तो स्पिन ओनली फॉर्मूला, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताना जरा। नाम नहीं दिया हुआ क्या? चुंबकीय आघूर्ण। नहीं, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है ये, केवल ठीक है, कोई बात नहीं, इसका नाम नहीं दिया हुआ हिंदी में। इंग्लिश में बता देता हूँ, स्पिन ओनली फॉर्मूला बोलते हैं। स्पिन ओनली फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये म्यू एस की वैल्यू है। स्पिन जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है उसकी वैल्यू है, इसलिए इसको कहते हैं स्पिन ओनली। इसलिए क्योंकि यहाँ पर कक्षीय गति वाला जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, अब क्लास बंद हो जाए तो एक बार के लिए हम जुड़ जाएंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चल के वापस हम आ गए हमारे चैप्टर में। हमने समझ लिया कि स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या है, लेकिन हमने ये नहीं देखा इस स्पिन ओनली फॉर्मूला में एन क्या है। एन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये तो हुआ कि हम किस तरह से ये निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण, और ये मैं तुम लोगों को दिखा भी सकता हूँ चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं। ये लो भाई, ये शायद अब स्क्रीन पे दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा थोड़ी देर में। नहीं, ये देखो, अब तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये एक टेबल दिख रही है चुंबकीय आघूर्ण के